सपा जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए अबू आसिम आजमी, क्या कहा पत्रकार परिषद में, देखिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 17 अक्टूबर को सपा के कार्यालय का रिनोवेशन होने के बाद फिर एक बार इसे जनसंपर्क कार्यालय के नाम पर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध किया गया है, जिसका उद्घाटन सपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा गोवंडी के विधायक अबू आसिम आजमी के हाथों किया गया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान कई सवाल अबू आसिम आजमी के सामने रखे गए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के ये तमाम सवालों के जवाब क्या दिए अबू आसिम आजमी ने, देखिए। हम समाजवादी पार्टी के सदर जनाब अबू आसिम आजमी साहब का इस्तकबाल करते हैं। समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी, अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। समझ हम नहीं पा सर को तो आने दो, सर ओके, रेडी, आइए। आज आपका दौरा हुआ, ऑफिस की नई मीटिंग हुई, तो क्या आगे रणनीति है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है मुमरा में, क्योंकि मुमरा में जो लोग हैं ना, उनको बहुत अहंकार हो गया है। और ये जो हैं, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी, मुझे लगता है कि मुमरा का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते ये लोग। जो हैं कहीं न कहीं सरकारी पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। समाजवादी पार्टी का ये इलाका है, ये समाजवादी मानने वाले लोग हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ताकत यहाँ बने और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर से चुनकर आएँ। सर, एक महिला के ऊपर केस बना दिया है टोरंटो वाले ने, और जो है कल जान देने जा रही थी, उसने स्टेटमेंट भी दिया है, और जो है उसके ऊपर जो है केस बना दिया उसके लड़के पे, और पुलिस परेशान कर रही है और भागी हुई। सर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे केस किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैं ज़रूर उसको मदद करूंगा। और मैं सर को लेके सर बहुत परेशान। मैं सर ने देखिए, ऐसा है ना कि सरकारों की जिम्मेदारी बिजनेस करना नहीं है। सरकारों की जिम्मेदारी है जनता की तकलीफ़ों को दूर करना। अगर सरकारें ला करके ऐसे लोगों को प्राइवेटाइजेशन करेंगी कंपनीज़ का और देंगे ऐसे लोगों को वसूलने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उसके ख़िलाफ़ लोगों को जमा होना चाहिए। और टोरेंट जो है ज़बरदस्त पैसे वसूल रहा है और सरकार को भी पैसे अच्छी मिल रही है, तो सरकार बात सुनने को तैयार नहीं। अभी तो भिवंडी को गया, मुमरा गया, अब ये महाराष्ट्र के और जगहों पर, और यही नहीं देश के और जगहों पर टोरेंट को भेजना चाहते हैं लोग। टोरेंट खूब मनमानी कर रहा है, लेकिन हम असेंबली से लेके हम लोग सड़क तक एक बार नहीं 50 बार इसके खिलाफ एजिटेशन कर चुके हैं। लेकिन टोरेंट जो है ना, टोरेंट से सारे जितने बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, इन सब के जो हैं उनके रिश्ते हैं। और अगर आप देखेंगे उनके बैलेंस शीट में, तो बड़ी बड़ी पार्टियों को लाखों और करोड़ों का चंदा है। तो ये लोग जो है टोरेंट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जनता को इसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से खड़े होना चाहिए। जो ये महिला वाला मामला मुझे बताया जाए, मैं भी इसमें कोशिश करूँगा कि उसको मदद की जाए। आसिम भाई, राजनीतिक रूप से मेरा सवाल रहेगा आपसे। आप अक्सर मुमरा कौसा दौरा करते हैं, आते हैं, और आपका ये कहना रहता है कि हम ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानिक तौर पर जो है संगठन उस तरह का कहीं से भी प्रयासरत दिखाई नहीं देता, ताकत बढ़ती दिखाई नहीं देती। एक वक्त था मुमरा कौसा में समाजवादी का बोलबाला था, 5-5, 6-6 नगर सेवक थे। वो दौर जो है स्वर्णिम दौर कहा जाएगा समाजवादी का, वो लौटाने के लिए किसी भी तरह के कोई प्रयास दिखते नहीं है। आप अक्सर आते हैं, दावे जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर हकीकत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। देखिए, हम खबरी का काम नहीं करते, हम किसी के बने हुए आशियाने को तोड़वाना नहीं चाहते। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। और जो लोग भी आते हैं अपने पास, ये मुमरा एक
ऐसी जगह है जहाँ पर पुरानी इमारतें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है बिना परमिशन के, गरीब लोग हैं, किसी न किसी तरह से जब परिवार बढ़ता है तो अपना घर बना लेते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग हो रही है और जो लोग आते हैं उनको डरा दिया जाता है कि तुम्हारा घर तोड़वा दिया जाएगा और वो काम हम नहीं करेंगे। सर, ब्लैकमेलिंग का जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? मैं यहाँ के लीडर को मान रहा हूँ। कौन लीडर? आप समझ जाइए, मैं नाम अपनी ज़बान क्यों नापा करूँ। आसिम भाई, आप यहाँ मुमरा कौसा की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो है सत्ताधारियों की तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सत्ताधारियों ने भिवंडी में आपके विधायक रईस शेख के कार्यक्षेत्र में धूम मचा रखी है, काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है वो पार्टी वहाँ पर। उसके मुकाबले में आपकी पार्टी मुमरा कौसा में उतनी सक्रिय नहीं है। जवाबी तौर पर जो है आप राजनीतिक बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई आपकी दिख नहीं रही है। नहीं, जवाबी कार्रवाई ये है कि मैंने कहा ना कि मैं किसी का घर तोड़वा नहीं सकता, मैं किसी से हफ्ता नहीं वसूल सकता, मैं समाज के वो लोग जो गरीब हैं उनको मदद के लिए खड़ा हूँ। तो आज जो है ये जवाबी कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है ये लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। आप पूछिए हमारे पास जो लोग काम करते थे वो लोग क्यों पार्टी छोड़ के गए, क्यों भाग के गए, क्योंकि उनकी बिल्डिंगें तोड़वा दी जाएंगी। वो आगे रो के मेरा आगे हाथ पैर जोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसी मुमरा से कोई ना कोई बहादुर आदमी निकलेगा और हम लोग अपने कार्यों को बढ़ाएंगे। आसिम भाई, एक बीच में वक्तव्य आया था आपका, एक बयान आया था, MIM जैसी और दूसरी कुछ निजी पर्सनालिटीज़ ने उसको काफ़ी टारगेट किया था कि जिन्हें मुस्लिम नेतृत्व चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, नेता तो हिंदू ही रहेगा। तो इस पर जिस तरीके से आपकी आलोचना की गई है, खास करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे तो अफसोस होता है अगर ऐसे सवाल मुझसे किए जाएँ। आप जानते हैं मेरी राजनीति ही जुल्म के ख़िलाफ़, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के साथ 92-93 में जो हुआ था, आज महाराष्ट्र में जहाँ कुछ होता है आप इस बात को मानेंगे कि मैं हर जगह खड़ा रहता हूँ। लेकिन अगर कोई आज ये कहे कि अपनों को वोट दो, दूसरों को वोट दोगे तो कुफ्रियत है, अल्लाह का अज़ाब आएगा, आपको जो है ना अपना लीडर बनाना है, आपको किसी गैर मज़हब के लोगों की जय जयकार करोगे तो अल्लाह की तरफ से, नबी की तरफ से आपको अज़ाब दिया जाएगा। इस तरह के जुमले अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसके बदले में मैं यही कहूँगा कि भारतवर्ष एक सेकुलर मुल्क है। एक मुल्क था जिसका बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान बन गया जो मुस्लिम मुल्क बन गया। हम प्योर मुस्लिम सियासत पाकिस्तान में कर सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान में, भारतवर्ष में हमें यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता चाहिए। और आप बताइए कि 1947 से आप मंजर देख लीजिए, क्या मंजर है इसमें। कुछ लोग जो है ना अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए और बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल जाए, ऐसे इश्यूज़ उठा करके ना वोट बांटना चाहता। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ये समय पार्टी बनाने का नहीं है। ये समय ऐसा है कि जो लोग दिल्ली और यूपी की गद्दी पर बैठे हुए हैं वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करके, गांधी जी के कातिल को हीरो बना करके, इस देश की पूरी इकनॉमी बर्बाद करके, जो पुरखों ने बनाया था सब बेच करके इस देश में राज करना चाहते हैं। इनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर उनको हराना चाहिए। सर, आपके बयान पे ये आरोप लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा RSS जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से आपने कही है, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जवाब तो दे दिया आपको ना, कितना जवाब दूँ मैं? नहीं सर, साझा लीडरशिप फिर भी रहती है क्या? मुस्लिम समाज को साझा लीडरशिप का अपना हक कायम नहीं रखना चाहिए? मैं नहीं लीडर हूँ क्या? मैं पार्लियामेंट में कानून बनाता था और उसके बाद मैं असेंबली में तीसरे टर्म में हूँ। आजम खान साहब लीडर नहीं है क्या? लीडर है ना, बहुत सारे हैं। पोलराइजेशन की राजनीति के दौर के बाद से मुस्लिम नेतृत्व का परसेंटेज कम होता जा रहा है और उस पर पूरी कौम में, पूरे समाज में कहीं पर भी फिक्र नहीं है। अग्रेसिव राजनीति किसी पार्टी के द्वारा की जा रही है, ये बात ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज को एका करके उसके नेतृत्व का परसेंटेज बढ़ाना, हर फील्ड में उसका परसेंटेज बढ़ाना, इस पर कोई भी पार्टी जो है मुस्लिम समाज के लिए पूरी तरह से काम करती नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी कहती है जिसने ताकत उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी, आप आइए यूपी में देखिए, समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत है। वहाँ पर कितने MLA चुन के पूरे देश में सबसे ज़्यादा MLA समाजवादी पार्टी के यूपी में चुन के आते थे। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और आज आप देख लीजिए, अगर आप कहेंगे कि हिस्सेदारी, तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बाद जिसका नंबर आता है वो मुसलमान है, जिसका नाम आजम खान है। कहीं भी आप देख लीजिए आप, तो हिस्सेदारी है ना, दिया जा रहा है। और जितना काम इन लोगों ने किया है, और आपसे मैं डिबेट करते हूँ कि जितना काम यूपी में अखिलेश यादव जी ने किया है, सबके लिए किया है, उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए भी किया है। तो अगर आज वहाँ पर ये बात की जाए कि समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी नहीं दे रही है, तो बिल्कुल गलत इल्जाम होगा ये।
ये आप समझिए। मुमरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ की एमएलए चुनाव के समय ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एमएलए मुस्लिम होना चाहिए, तो सर उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है ना कि मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है। हमारा तो हमेशा ये कहना रहा है कि इस देश में सेकुलरिज्म उस वक्त होगा जबकि जहाँ 100% हिंदू हो वहाँ एक अच्छा मुसलमान चुन के आ जाए, और जहाँ 100% मुसलमान हो अच्छा हिंदू चुन के आ जाए, तो मैं समझूंगा सेकुलरिज्म है। अच्छा ईमानदार आदमी काम करने वाला हो तो देश चलेगा। ये सिर्फ हिंदू या हिंदू या मुस्लिम चुन के आए, ये सब बेकार बात है। आसिम भाई लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने कहा था कि उर्दू को फरोग देना चाहिए, लेकिन आप मुमरा कौसर में जितने भी बैनर लगे इसमें कोई भी एक भी बैनर उर्दू का नहीं। आपकी ही सरकार के सैकड़ों बैनर लगे हैं मगर उर्दू का कुछ भी नहीं। हाँ, उर्दू को लगना चाहिए। क्या हुआ लोग भूल जाते हैं, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि उर्दू को फरोग होना चाहिए। एक ड्रामा निकला है मैं उर्दू हूँ, अगर आप देखेंगे उसमें ना तो आपको आंसू निकल आएगा। और उस ड्रामे में आखिर में जो ड्रामे करने वाले लोग हैं वो सब गैर मुस्लिम है, कोई मुस्लिम नहीं है। जो कहते हैं मालूम क्या कहते हैं, अगर इंसाफ कहीं मिला है उर्दू को तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, जो समाजवादी पार्टी के मेंबर भी नहीं है। तो मैं ज़रूर अपने लोगों से कहूँगा कि ये भूल चूक मत कीजिए, थोड़ा उर्दू को भी डालिए उसमें। असीम भाई, आपके ऑफिस में खासकर मिली तहरीक की जानिब से स्कॉलरशिप का पिछले कई साल से यहाँ पे शुरू किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों को फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी मेहनत रही आपकी पूरी टीम की। इस बार क्या हुआ सर, पिछले साल के स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट का जो जोड़ दिए हैं तो पैसा नहीं आ रहा बच्चों को, और इनकम सर्टिफिकेट 30,000 या 50,000 से कम दिखाना है। तो इसके लिए माइनॉरिटी सेल में आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बात करनी होगी। मैं बिल्कुल बात करूँगा। मुझे अभी तक पैसा नहीं आया पिछले साल का, काफ़ी लोग नहीं, अगर ऐसी कुछ रुकावट है तो उसको लेटर लिखा था इन लोगों ने, ज़रूरत पड़े मुझे बताया नहीं अभी तक इन लोगों ने कि अपने को जाना है तो मैं माइनॉरिटी कमीशन में जाऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर के पास जा करके इस चीज़ को हल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुमरा की विंग ने जो इतनी मेहनत किया, इसकी वजह से मुमरा भी नहीं गोंडी में भी मेहनत किया इन लोगों ने, तो माशाल्लाह बहुत लोगों को मिला। और इस पर हम लोगों को बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। हमारा तो ये मकसद है कम से कम कम्युनिटी में लोग पढ़े लिखे हों, जिन बच्चों का जो रिजर्वेशन नहीं है, आज बच्चों को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है एजुकेशन में, तो कम से कम ये एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। मैं ज़रूर आप जो बात कर रहे हैं इस पर बैठ के मुमरा के लोगों से बात करूँगा। आखिरी सवाल, मनपा चुनाव 2022, मुंबई, भिवंडी, ठाणे, क्या तैयारी रहेगी समाजवादी? क्या रहेगा समाजवादी? मुद्दा सबसे पहले मुद्दा ये है कि करप्शन ख़त्म होना चाहिए। करप्शन ख़त्म हो जाए तो आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। स्कूलों में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पढ़ाई होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो कॉर्पोरेशन में हमको लाना है अब की बार। अस्पतालों को बिल्कुल से मॉडर्नाइज बनाना है, और हमारा फंड है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। हम 100% अगर हमारी ताकत आती है और हमारी ताकत से मेयर बनता है तो हम उसका मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उस मैनिफेस्टो के मुताबिक सबसे ज़रूरी है कि हेल्थ सेंटर जिस तरह से दिल्ली में बनाया गया है, महल्ला क्लिनिक, उस तरह से महल्ला क्लिनिक बनना चाहिए। एजुकेशन में स्कूलों को मॉडर्नाइज करना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि जो कॉरपोरेशन के स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे बहुत कम पढ़ने जाते हैं, और छोटे छोटे स्कूल में जहाँ 8,000 6,000 तनख्वाहें मिलती हैं उन बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप आइए मानखुद शिवाजी नगर में, आप आइए, वहाँ सारे स्कूल बिल्कुल अच्छे बन गए, और एक स्कूल में जगह ही नहीं मिल रही बच्चों को पढ़ने के लिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद इन कॉर्पोरेशन स्कूल में भीड़ बढ़ती जा रही है, एजुकेशन का मेयार बढ़ रहा है। एक स्कूल है अभी बनाना है उसको, लेकिन अभी सरकार की तरफ फंड नहीं आ रहा, उसमें 53 करोड़ रुपया लगना है, वो बनाएंगे। इसी तरह से मुमरा के लिए भी हमारी थोड़ा सा साझेदारी हो जाए तो हम बनाएंगे उसको। सर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का गठबंधन में चल रही है उसी तरह से चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। आसिम भाई, आर्यन खान का मामला आपने देखा होगा, और जिस तरीके से राष्ट्रवादी के प्रवक्ता और औकाफ मिनिस्टर नवाब मलिक, इन्होंने बहुत सारे इल्जाम एनसीबी पर लगाए हैं, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जो जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, इतना ज़्यादा आज जो है नशे का काम बढ़ रहा है, और उनको पकड़ करके एक सेलिब्रिटी को पकड़ करके जिस तरह से लोग पब्लिसिटी लेना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। और मैं नवाब मलिक की बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बहुत बारीक बीनी से देखा है कि उनको गिरफ्तार किस तरह किया है, कौन से कार्यकर्ता लोग थे, कौन से पार्टी के लोग थे, क्या हो रहा है इसके अंदर, उनकी बहुत इसके अंदर स्टडी है। उनके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था, और वो भी बिल्कुल, उनका कहना है बिल्कुल झूठे कैसे गिरफ्तार किया गया। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, ये हो रहा है।
ये इस पर रोक लगना चाहिए कहने की। यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जी ने बीच में जो कहा कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी एजेंसीज का राज्य के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है, ये उसी का एक हिस्सा माना नहीं, जाता है। 100%। ये तो इसमें नहीं, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जीएसटी हो, ईडी हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इन सब का ज़बरदस्त तरीके से सरकार दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार। थैंक यू सर।